आप जानते हैं अब महज 2 दौर का ही चुनाव बचा हुआ है। 427 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महज 115 सीटें जहां चुनाव होना है, यानी चुनाव का एक बड़ा हिस्सा निपट गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 जून को क्या होने वाला है। क्या पिक्चर क्लियर हो चुकी है या चुनाव अभी फंसा हुआ है? यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज 12 से 2 पॉलिटिकल शो में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, प्रकाश कुमार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कैसे 4 जून को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। 2003 और 2004 में यह शायद था और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। तो अलग अलग नेताओं के ये अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे आपने सुन लिए और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने ले आते हैं। चुनाव एक तरफा या अब भी फंसा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है? 5 चरण का चुनाव हो चुका है, मामला एक तरफा नजर आ रहा है या कहना कुछ भी मुश्किल है? नहीं, देखिए, एक तरफा तो कोई चुनाव मतलब जो होता है वो नतीजे के बाद पता चलता है कि ये चुनाव एक तरफा था। लेकिन बीजेपी फ्रंट रनर है, ये पहले दिन से मैं मान रहा हूँ, अब भी मान रहा हूँ। और बीजेपी जो इंडिया ब्लॉक है उससे बहुत आगे है। पर सर, मेरे ख्याल से 2019 में तो सब बहुत ही कंफर्टेबली इस बात को कह रहे थे कि साफ तौर पर नजर आ रहा है मामला एक तरफा है। वो राष्ट्रवाद की हवा इतनी हावी थी उस समय भी। अगर आप याद कीजिए तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो इस तरह के दावे तो पार्टियां करती रहती है, हर पार्टी करती है। नेताओं के दावे से इतर में तो आपका आकलन जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं अपना ही आकलन बता रहा हूँ कि मैं शुरू से मान रहा हूँ, जब ये चुनाव शुरू हुआ तब से, कि बीजेपी फ्रंट रनर है, एनडीए फ्रंट रनर है, थी मतलब, और है अभी भी। और जो इंडिया ब्लॉक है उससे बहुत आगे है। बीजेपी का जो 2019 का रिजल्ट था उससे बेहतर होगा 2024 में। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि जो 2019 का बीजेपी का रिजल्ट था उससे बेहतर इस बार आएगा, तो मामला फिर तो ये एक तरफा नजर आता है ना। व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय क्या नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव ये मामला बराबरी का होगा, टक्कर का होगा? ये चुनाव एक तरफा है, ये चुनाव फंसा हुआ है, आप क्या असेस कर पा रहे हैं? मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव 303 से ज़्यादा सीट हासिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और विपक्ष लड़ तो 370 के रह रही है। नहीं, 303 से ज़्यादा सीट इसलिए उसको चाहिए क्योंकि उसमें 2 लोगों का कहना चाहिए प्रतिष्ठा दांव पे है। पहला, नरेंद्र मोदी जी की इससे लोकप्रियता पे असर पड़ेगा। ये 302 सीटें भी आती हैं तो एक सीट को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि उनकी लोकप्रियता घटी है। और दूसरा, अमित शाह जी जो राजनीति के चाणक्य के रूप में कहे जाते हैं, तो उनकी चाणक्य नीति पे भी कहीं ना कहीं असर आएगा। मैं आपका असेसमेंट जानना चाहती हूँ, आपको क्या अंदाजा लग रहा है?
जमीन पर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार के चुनाव में? कुछ भी कहा जा सकता है अभी के चुनाव की स्थिति देखते हुए? प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनका असेसमेंट ये है कि 2019 से बेहतर बीजेपी जा रही है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव से रोकने के लिए लड़ रही है। तो जीतने के लिए और रोकने के लिए, कि दोनों की लड़ाई में होपफुली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कंफर्टेबल है। पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। विजय जी, आपका असेसमेंट क्या है इस चुनाव में? मामला एक तरफा नजर आ रहा है, फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, 400 पार का जो नारा दिया बीजेपी ने, उसको मैं एक नैरेटिव के तौर पे मानता हूँ कि इलेक्शन के नैरेटिव के लिए लिया जाए, और मैं इस पर बहुत जाता ही नहीं कि 400 पार होगा, 303 होगा, 304 होगा, क्योंकि बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है आज की तारीख में लोकसभा में। और मुझे कोई गुंजाइश में कोई आशंका नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें नहीं मिलेगी। वो सरकार बनाएगी, ऐसा संभव लगता है। कितना आगे जाएगी ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, खासतौर से ये जो राज्य हैं वो तय करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तो सीटें मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वो उतनी बड़ी जीत रहने वाली है 2019 जैसी, या 2019 से बेहतर होने वाली है? इसको लेकर आप अभी कंफर्टेबली कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था उसके एक आध महीने पहले मैं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का नतीजा जो है वो दोहरा देगी, और इस बात को मैं कहता भी था, लिखता भी था, उसमें कोई मुझे संदेह नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा मुझे नज़र आया, जो मुझे पहले नज़र नहीं आया था, मुझे स्वीकार करने में भी संकोच नहीं है कि मैं नहीं देख पाया था। मुझे लगा कि जनता में जिस तरह सरकार 5 साल चलाई गई है, खासतौर से दूसरे 5 साल, जनता में उसके प्रति एक क्षोभ है, मतलब एक नाराज़गी है। लेकिन उस नाराज़गी का किरदार क्या है, वो नाराज़गी किस किस्म की है, ये एक सवाल है जो मेरे दिमाग में है। नाराज़गी मेरे ख्याल से 2 तरह की होती है। एक तो नाराज़गी ऐसी होती है कि आदमी गुस्से में बड़बड़ा के चुप हो जाता है, नाराज़ होता है लेकिन और वो उससे यथास्थिति बनी रहती है। एक नाराज़गी इस तरह की होती है कि आदमी गुस्से में होता है और कार्रवाई करता है। ठीक है, तो ये नाराज़गी किस तरह, अगर कार्रवाई करने वाली नाराज़गी है ये, आप असेस कर या दोनों की नहीं, मैं नहीं असेस कर पा, या दोनों की मिलीजुली, या ना, अगर देखिए ये दोनों, कुछ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ा के चुप हो गए हैं, तो फिर खींचतान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। चलिए, तो मोटी तस्वीर यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, उनकी तरफ से जो उभर रही है, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन अभय सर ने जिस तरीके से कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों में नाराजगी है, वो नाराजगी किस हद तक ट्रांसलेट होगी नंबर्स में, ये कहना मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ प्रदीप सर और साथ ही राकेश शुक्ला जी, इन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2019 जो बीजेपी का आंकड़ा था, 2024 में बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। अब राज्य दर राज्य हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल यूपी से जुड़ा हुआ, 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश, क्या मुमकिन है 2014 वाला जनादेश? क्योंकि अगर बीजेपी जो टारगेट लेकर चली है अपने लिए, उसने 370, एनडीए के लिए 400 पार वाला जो टारगेट रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 214 वाला जनादेश तो बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है उसको मिलेगा। जमीन पर क्या हो रहा है संजय त्रिपाठी? 2014 वाला जनादेश बीजेपी के लिए मुमकिन नजर आ रहा है क्या? राजनेता अपनी बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन रोमाना मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कई सीटों पर काफ़ी टक्कर का है। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो एनडीए के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ और है रोमाना, कि जो लोकल फैक्टर्स हैं, ज़मीनी समीकरण हैं, जो जातीय समीकरण हैं, वो उत्तर प्रदेश में बड़ा मायने रखते हैं। अब आगे के जो 2 चरण होने हैं वो पूरा कोर पूर्वांचल का इलाका है और बहुत ही ज़्यादा जातिगत समीकरण वहाँ काम करते हैं। अभी तक का जो चुनाव हुआ है उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधनों का आपस में करारी टक्कर रही है, कड़ी टक्कर रही है। और आगे जो 2 चरण और होने हैं उनमें भी यही स्थिति नजर आएगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 2014 वाला जो जनादेश है, उसके बारे में मेरा अपना व्यक्तिगत ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में तो आएगी, लेकिन जो लोगों से बात करने पर, जो राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने पर और नेताओं से बात करके समझ में आता है, उससे ये लगता है कि मुकाबला टक्कर का है। लेकिन 2019 का 2014 का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में दोहरापना मुमकिन नहीं हो रहा रोमाना। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2014 क्या 2019 वाला भी आपने जोड़ दिया कि उतना बेहतर प्रदर्शन भी बीजेपी इस समय करेगी या नहीं, इस पर भी आप कह रहे हैं कि एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं जरा बिहार का रुख करती हूं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और बिहार को लेकर जो सवाल आपके सामने में रखने जा रही हूं, बिहार में तेजस्वी का उभार या एनडीए का दबदबा बरकरार? क्योंकि बिहार का ये चुनाव आम चुनाव है, मोदी का चुनाव है, लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा किरदार उभर कर सामने है वो तेजस्वी यादव हैं।
बिहार की जमीनी स्थिति क्या है प्रकाश कुमार? रोमाना, एक तस्वीर मैं पेश कर रहा हूं जिसे पूरा देश जानना चाहेगा और ये पहली दफ़ा एबीपी न्यूज़ पर आप सुनेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह से इस बार बिहार में हुआ है 2014 और 2019 से अलग। आप देखिए, अब तक 6 चरणों में 24 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा 11 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है। इसी दरमियान उन्होंने एक रोड शो भी उन्होंने की पटना में। इसके अलावा वो गुरुद्वारा भी पहुंचे, वहां लंगर खिलाया जी। उसके बाद वो इसी बीच में सुशील मोदी के घर पर श्रद्धांजलि भी देने गए थे जी। और इसके अलावा वो सभी जगह सभाएं भी की थी। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री का जोर इस बार जो बिहार में देखा जा रहा है, इससे ये साफ सामने आ रही है बातें कि किस तरीके से बिहार को जीतना है, इसकी एक ललक देखी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव का भी दावा है कि वो 300 पार करेंगे पूरे देश में और बिहार में 40 में 40 सीटें जीतेंगे। दावे तो होते रहेंगे, पर हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव भी इस बार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रचार में एक तरह से देखा जाए तो वो अकेले मुकेश सहनी के साथ मिलकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और रोज़ कम से कम 4 से 5 सभाएं वो आयोजित कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का है। तो ऐसे में 24 सीटों पर अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें दोनों का कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या तो मुकाबला कड़ा है या फिर दोनों में किसी न किसी का पलड़ा भारी है। जो एक एक क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करेंगे तब बातें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार। संजय त्रिपाठी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये वो 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। सीटें दोनों की मिला दी जाएं तो 120। और यहाँ पर जो हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, इन प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। मामला बहुत बराबरी का नजर आ रहा है यहाँ पर। 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कांथी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री हाउस में कथित पिटाई के मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज से शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में शशि थरूर कह रहे हैं मालीवाल केस की तुलना गॉसिप से की जानी चाहिए। मतलब शशि थरूर जो है वो मालीवाल केस की तुलना गॉसिप से कर रहे हैं और कह रहे हैं गॉसिप में नहीं फंस सकता। ये कहना है शशि थरूर का। जनता के मुद्दों की बात हो, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से ही एक तरीके से शशि थरूर ने ये कहते हुए कन्नी काट ली कि गॉसिप में नहीं फंस सकता। मतलब क्या शशि थरूर को स्वाति मालीवाल पिटाई कांड गॉसिप लग रहा है? ये सवाल बड़ा है।
स्वाति मालीवाल के मसले पर। बड़ा संवेदनशील मसला है सर। स्वाति ने ट्वीट भी किया है कि वो न्याय की लड़ाई लड़ती रही। देखिए, थरूर साहब की क्या राय है इस पर? मेरी राय है कि आप बेरोजगारी के बारे में पूछिए, महंगाई के बारे में पूछिए। ये जो विवाद आप लोग बना रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं बना रहे। राज्यसभा एमपी है, वो आपकी कलीग होने जा रही है पार्लियामेंट में, अगर आप जीत कर आते हैं। पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, उनकी पार्टी ने कंसर्न सिटीजन के तौर पे थरूर साहब इस मसले को कंसर्न सिटीजन पे मैं सोच रहा हूं कि जब हम 140 करोड़ जनता की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति के बारे में हम 2 हफ्ते के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए इस मसले पर, वो चुप है, उनके घर में पिटाई उनकी पार्टी मेरे ख्याल में स्टेटमेंट इशू किया है, मैं उस पर कोई ऐड करने की मुझे बचने की कोशिश करें सर, ये एम्बैरेसिंग है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माध्यम लोग चाहते हैं कि ऐसे विषयों पे आप पूरा विवाद को जरा सा करके हमारे देश के असली विषय जो हमारे देश की जनता चाहते हैं उसको सारे लोग भूल जाए, और ये जो गॉसिप में, ये जो विवाद में लोग फंस जाए। मैं तो इस खेल नहीं खेलूंगा। तो सुन रहे थे आप शशि थरूर को। हालांकि बीजेपी जो है स्वाति मालीवाल केस के बहाने आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, आखिर केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। ये अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली, एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली, एंटी वुमेन पार्टी बन गई है, जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है, और खुद उस घर के मुखिया, यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट बंगलोज है, और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड को लेकर ये जिस तरीके की सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको लेकर हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी का पीक 2019 में हमने देखा, क्या वहां कायम रह पाएगी बीजेपी की सीट? ये अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। यूपी और बिहार को लेकर तो हमने चर्चा कर ली है। मुझे लगता है प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करती हूं मैं। वो कुछ ऐसे राज्य जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात तो है ही, पिछली बार तो हिमाचल प्रदेश भी था, हरियाणा भी था, उत्तराखंड भी था, दिल्ली क्लीन स्वीप जहां पर बीजेपी ने की थी। ये पीक जो है वो मेंटेन रख पाएगी बीजेपी, या ये चैलेंज है? नहीं, देखिए, जैसे राजस्थान में 2-3 सीटें कम होंगी, मेरा जो अनुमान है। ठीक है। वहाँ पर जो 25 में 25 जीते थे वो नहीं होने जा रहा है। इसी तरह से उसमें मैं जोड़ देता हूँ कर्नाटक को भी, वहाँ भी 3-4 सीटें कम होंगी मेरे अनुमान के अनुसार। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं लगती मुझे, आशंका नहीं लगती। दूसरा जो है मध्य प्रदेश में हो सकता है एक सीट बढ़ जाए, नकुल नाथ हार जाए चुनाव। मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो गेन होने वाला है बीजेपी को, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जहां बीजेपी के बढ़ने की संभावना है। गुजरात में कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, उत्तराखंड में कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, हरियाणा में कम 2-3 सीटें कम हो सकती हैं। तो 1-1, 2-2, 3-3 सीटें 3-4 राज्य हैं जहां से कम हो सकती हैं, लेकिन जहां से बढ़ने की उम्मीद है वो राज्य जो हैं वहाँ से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जैसे पश्चिम बंगाल। मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 12 सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, आएंगे सर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन राकेश सर, ये जो अभी जिस मुद्दे पर हम बात करें कि जहां जहां बीजेपी की पीक हमने 2019 में देखी, वहां पर बीजेपी उन सीटों पर कायम रह पाएगी या फिसलन देखने के लिए मिलेगी? देखिए, जहाँ क्लीन स्वीप थी उनकी, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में 3 सीटों पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं कि 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक राजगढ़ सीट है, राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, और वो इस बार
सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, ठीक है। तो उसको लेके और वहाँ से जो कैंडिडेट है रोडमल नागर, उनका विरोध भी हो रहा है। तो शायद राजगढ़ सीट में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। 2 सीटें और है, सतना और मंडला। सतना में विधानसभा चुनाव दिसंबर में हुआ, उसमें विधानसभा चुनाव जो सांसद हारे थे उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, गणेश सिंह। और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारे, उनको लोकसभा की टिकट दे दी गई। उसको विरोध के चलते जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव हारा, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको लोकसभा की टिकट दी, वो विरोध और बढ़ गया है। तो ये 2 सीटें भी कहीं ना कहीं आशंका के घेरे में है। राजस्थान में भी 3 सीटें मानी जा रही हैं, चूरू हो गई और बाड़मेर हो गया, तो ये और जालौर हो गए। 3 सीटों में से घट बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 9-11, 10-11 का समीकरण हमेशा से चला है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक, विजय जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है कि बीजेपी की जो पीक स्टेट्स थी, जहाँ पर पीक पर मतलब 100%, 95% सीट्स मिली है, क्या वो कायम रह पाएंगी और वही उसको 400 पार पर ले जाने में मदद कर सकती हैं। उसमें कम से कम 2 राज्य मैं समझता हूँ, उत्तराखंड और गुजरात, वहाँ तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। हिमाचल में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है, लेकिन मतलब फिर भी गुजरात और उत्तराखंड के लिए 100% कहा जा सकता है कि वहाँ पर कोई बहुत मुश्किल है कि कोई बदलाव हो। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में तो बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो उन सीटों को कैसे कायम रखेगी और उसको, जैसे प्रदीप सर कह रहे हैं, वहाँ पर कैसे कंपनसेट किया जा सकता है या कैसे वो आगे निकाल सकते हैं, उस पर हम आगे से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब इस इलेक्शन का और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण होगा जो इसका जवाब देगा। अभय सर, भाई मेरी निगाह में तो 4 प्रांत हैं, मैं उन 4 प्रांतों पर अपना फोकस रखता हूँ। उसमें एक प्रांत 100% या 90% वाला नहीं है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। एक तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 प्रांतों में अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब 2019 के प्रदर्शन को कमोबेश दोहरा दिया, तो उसकी बहुत बल्ले बल्ले है, मैं ये बताऊंगा, मैं मानूंगा। लेकिन इन 4 प्रांतों में ही अगर उसके लिए कहीं गड्ढा है तो मुश्किल इन्हीं 4 प्रांतों में होने वाली है। लेकिन आप जिन 4 प्रांतों की बात कर रहे हैं उसमें बिहार की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, बंगाल, महाराष्ट्र को लेकर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल सवाल ये है कि साहब, जहां पर पीक बीजेपी ने 2019 में हासिल किया, क्या उसको दोहरा पाएगी? ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। असल में क्या होगा, 4 जून का इंतजार।